दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो चेर्नोबिल द न्यूक्लियर डिजास्टर में हमने इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर 7 यानी द मोस्ट सीवियरिटी पाने वाले डिजास्टर द चेर्नोबिल को डिस्कस किया। लेकिन अब बारी है इसी स्केल पर 7 रेटिंग पाने वाले फुकुशिमा दाइची 2011 को जानने की। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। 11 मार्च 2011 जापान के लिए एक अनलकी डे साबित हुआ, क्योंकि इस दिन जापान के इतिहास के सबसे बड़े भूकंप ने जापान को हिट किया, जिसकी तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर 9.1 कैलकुलेट किया गया। भूकंप के ठीक बाद नॉर्थ ईस्ट होशु के तोहोकू रीजन को सुनामी ने घेर लिया, जिससे समस्या और बढ़ गई। इतनी तबाही, भयानक अस्तव्यस्ता ही काफी नहीं थी कि इन प्राकृतिक आपदाओं ने एक इनसे भी खतरनाक और भयानक आपदा को न्यूक्लियर डिजास्टर के रूप में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में ट्रिगर कर दिया। दरअसल इस पूरे एक्सीडेंट की शुरुआत हुई तोहोकू भूकंप और सुनामी से, जिसने 11 मार्च 2011 शुक्रवार को जापान को हिट किया। भूकंप को सेंसे करने पर फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट्स के एक्टिव रिएक्टर्स ने अपने पावर जनरेटिंग फ्यूजन रिएक्शंस को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया। इस शटडाउन और इलेक्ट्रिकल ग्रिड सप्लाई प्रॉब्लम्स के कारण रिएक्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज बंद हो गई, जिस कारण इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए, क्योंकि रिएक्टर्स कोर्स तक कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर्स की जरूरत थी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बाद प्रोड्यूस होने वाली रेजिड्यूल डीके हीट को हटाने के लिए ये वाइटल सर्कुलेशन आवश्यक थी। लेकिन 9.0 तीव्रता के भूकंप ने करीब 14 मीटर या 40 फीट ऊंची सुनामी को जनरेट कर दिया, जिसने प्लांट के वाटर स्टोरेज और लोअर पार्ट ऑफ रिएक्टर 1 और 4 को पानी से भर दिया। चारों तरफ पानी होने के कारण इमरजेंसी जनरेटर्स फेल हो गया। अब वो पावर सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। इस पूरी घटना के बाद रिएक्टर को ठंडा होना बंद हो गया, जिसने 3 न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स, 3 हाइड्रोजन एक्सप्लोजन्स और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशंस को 12 और 15 मार्च को यूनिट 1, 2 और 3 में रिलीज कर दिया। इस एक्सीडेंट के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई रेडिएशन से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लांट के आसपास 20 किलोमीटर रेडियस तक इवैक्यूएशन जोन डिक्लेयर कर दिया और करीब 1,54,000 रेजिडेंट्स को इस एरिया से इवैक्यूएट कर दिया गया। लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को भी पैसिफिक ओशन के पानी में रिलीज कर दिया गया। मिचियो आयोमा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रेडियो एक्टिविटी में रेडियो आइसोटोप जियोसाइंस के प्रोफेसर है, ने ये अनुमान लगाया कि फुकुशिमा दाइची डिजास्टर के दौरान हर दिन पैसिफिक ओशन के पानी में 1,80,000 टेराबैक्यूरल ऑफ रेडियो एक्टिव सीजियम 137 और 30 गीगाबैक्यूरल ऑफ सीजियम 137 रिलीज होते थे, जिसके बाद प्लांट ऑपरेटर्स ने प्लांट के आसपास कॉस्ट एरिया में 1.5 किलोमीटर लंबी फ्रोजन अर्थ की आइस वॉल बना दी, ताकि इन कंटामिनेट्स को और ज्यादा पानी में मिक्स होने से रोका जा सके। फुकुशिमा दाइची के इस डिजास्टर के कारण जापान की नेशनल इकोनॉमी को भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुई घटना के लिए अपनी इंटरिम रिपोर्ट में जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट और टेपको दोनों को रिस्पॉन्सिबल माना। रिपोर्ट के मुताबिक पुअर कम्युनिकेशन और डेंजरस रेडिएशन लीक्स के डाटा को रिलीज करने में की गई देरी के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई कि करीब 19,000 लोगों की मौत और 1,54,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। रिपोर्ट में ये भी क्लियर किया गया कि न्यूक्लियर प्लांट ने 9.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को तो सह लिया था, पर 12.1 मीटर यानी 40 फीट ऊंची सुनामी के आगे इस प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इंसिडेंट के दौरान यूएस न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ने भी जापान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने उनसे सलाह लेने में देरी कर दी। फुकुशिमा दाइची डिजास्टर के दौरान जो रेडियो न्यूक्लाइड्स रिलीज हुए, उनमें भी आयोडीन 131, सीजियम 134 और सीजियम 137 शामिल थे। इतने हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स के पानी में गिरने के बावजूद वाटर लाइफ उस सीमा तक डिस्टर्ब ही नहीं हुई जितना इसे होना चाहिए था। यहाँ तक कि रेडिएशन को बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेने वाले लोगों की हेल्थ पर भी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखा गया। इस हादसे के दौरान जितने भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके लिए अर्थक्वेक और सुनामी जिम्मेदार थे, न कि रेडिएशन और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर। अब हादसा तो हो चुका था, लेकिन इस हादसे के कारण जो मलबा और कचरा पैदा हुआ था उसे हटाने की जरूरत थी, जिसके लिए जापान के 60 साल और उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। ऐसा करने के पीछे उनका कहना था कि वो तो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जी चुके हैं, अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी आने वाली यंग जनरेशन को इन हार्मफुल
रेडिएशन के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था जापान का भयानक फुकुशिमा दाइची डिजास्टर, जहाँ की बर्बादी को न सिर्फ जापान के लोगों ने महसूस किया बल्कि पूरी दुनिया के लोग नेचुरल डिजास्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही के इस जॉइंट इफेक्ट से सहम गई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।